नमस्ते दोस्तों। वी जाती है बहू। जाड़े की गुनगुनी धूप में चारपाई पर बैठे बैठे चारों ओर नजर घुमाई। आज कितने दिनों बाद वो इस घर की चार दीवारी के भीतर आई थी। ये बदला हुआ माहौल फूलकली जी के मन को सुकून दे रहा था। जानती थी रात को वापस अपने घर जाना है। फूलकली जी ने एक लंबी सांस ली। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। आंखें बंद की तो अतीत के विचरण करने लगी। तभी राधे राधे भाभी, क्या बैठे बैठे ही सो रही हो? पड़ोसन रंजना की बुलंद आवाज से चौंककर फूलकली जी ने आंखें खोल दी। अरे रंजना, तुम आओ आओ। मुस्कान बिखेरते हुए फूलकली जी ने पड़ोसन का स्वागत किया। पास रखी कुर्सी पर आसन जमाते हुए रंजना बोली, आज तो आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय तो आपको देखकर कलेजा मुंह को आता था। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संध्या ने मेरी बहुत सेवा की है। संध्या ने, छोड़ो भाभी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? ओ मैम और सेवा? भाभी, आप तो सत्य बोलने के लिए जानी जाती है, फिर ये लिपापोती क्यों? मुंह बनाकर रंजना बोली। ठीक है, बोल रही हूँ रंजना। तुम तो जानती हो अमितेश की पसंद के मैं कितना विरुद्ध थी। मैं तो सदा ही अपनी राय बेबाक ढंग से रखती आई हूँ। राधा बोली, हाँ, पर तुम्हारा विरोध कहाँ काम आया था? अमितेश ने शादी तो अपनी पसंद की मास्टरनी लड़की से ही की है। रंजना, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब लगता है कि बेटे की उस बगावत को मैं मन से क्षमा नहीं कर पाई थी। भाभी, कैसी बातें कर रही हो? सारी दुनिया ने देखा था आप कितने धूमधाम से अमितेश की शादी की थी। कितना तो खूबसूरत जड़ाऊ सेठ मुंह दिखाऊ अपनी पर जातीय बहू को दिया था आपने। अतीत में डूबते हुए फूलकली बोली और खूब तारीफ बटोरी थी मोहल्ले में और परिवार में। बहुत सच तो ये है कि मैं बेटे की इस पसंद को अब जाकर अपना पाई हूँ और अपनाया भी। क्या उसने अपनी सेवा से मुझे जीत लिया है? भुचकी सी रंजना फूलकली जी के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी। रंजना, सच तो ये है कि अमितेश की शादी के बाद मैंने एक निष्ठुर सास की तरह अपनी छोटी बहू में कमियां निकालने का कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके बनाए हर खाने में नुस्ख, उसके किए हर काम में नुस्ख। भाभी, रंजना की आंखों में अविश्वास तैर रहा था। होता भी क्यों नहीं, गांव की न्यूज एजेंसी कहलाने वाली रंजना हर घर की अंदरूनी बातों की खोज खबर रखती थी। फिर पाक साफ इमेज रखने वाली फूलकली भाभी के बारे में इतनी धमाकेदार खबर कि उसे हवा भी नहीं लगी। हाँ रंजना, सच यही है। हमेशा आदर्श का चोला ओढ़कर मैं कहती, जींस टॉप पहनने वाली लड़की भला किसी घर के आदर्श बहू कैसे हो सकती है? परंतु रंजना, हकीकत यह है कि वो बेचारी तो मेरी अच्छी बहू बनने की पुरजोर कोशिश करती रही और मैं ही आदर्श सास नहीं बन सकी। आदर्श तो छोड़ो, अच्छी सास भी नहीं बन पाई। पर भाभी, तुम्हारी ये नौकरी पेशा बहू तो 6 महीने में ही अलग हो गई थी। नहीं छोटी, कभी अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने ही तीनों को अलग अलग मकान लेकर रहने को कहा था। पता नहीं क्यों मैं ऐसा ही चाहती थी। मेरी शह पर जेठानियाँ भी उस पर हावी थी। बड़ा बेटा सुदर्शन पुश्तैनी मकान में रहा तो मैं उसी के साथ रही, इसीलिए वह आदर्श बेटा कहलाने लगा। मंजली जब आती दूर से ही सिर पर पल्ला डालकर आती। पूरा मोहल्ला देखता तो वो भी आदर्श हो गई। छोटी कभी पति के साथ कार से आती, कभी खुद कार चलाकर आती, कभी सूट पहनती, कभी जींस टॉप, तो उसे उसके जाने के बाद हमेशा मोहल्ले में खुसर फुसर होती, जिसे मैंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। भाभी, तुम्हारी बड़ी बहू शांति तो उस हादसे के बाद तुम्हारी सेवा न कर पाने के कारण बहुत दुखी रहती है। जब तक रोती है
कोई मोहल्ले वाला उसके पास आ जाता तो वो बेचारी रोती ही रहती। तुम्हारे लिए बहुत दुखी थी रंजना, मैं जानती हूँ, ये सब सुनती रही हूँ। लायक बहू का किताब तो मैंने ही उसे दिलाया है, अब वो उसे बनाए रखना चाहती है और तरीके भी उसे आते हैं। क्या भाभी, आज आप कैसी बातें कर रही हैं? रंजना ने और कुरेदा, रंजना, मेरी तीनों ही बहुएं ठीक है, लेकिन इनमें से जिसे मैं खोटा सिक्का समझ रही थी वही संध्या सबसे अच्छी है। वक्त पड़ने पर वही हीरा निकली। इस हादसे में तुम तो जानती ही हो, मेरे दोनों पैर टूट गए थे। मैं पूरी तरह से अपने बच्चों पर आश्रित हो गई थी और इस कठिन घड़ी में सबकी असलियत सामने आ गई। रंजना आप सब जान लेना चाहती थी, सो बोली। कैसे भाभी, क्या दोनों बड़ी बहुओं ने आपकी सेवा करने से मना कर दिया? नहीं रंजना, मना तो नहीं किया, परंतु उनके पास मेरी सेवा ना कर पाने के अपने अपने कारण थी, मजबूरियां थी। मतलब? रंजना ने आश्चर्य से पूछा। उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ मैं, जब अस्पताल से डॉक्टरों ने मुझे घर ले जाने की इजाज़त दे दी तो सबसे पहले मेरी बड़ी बहू शांति ने मुंह खोला और अपनी दोनों देवरानियां से बोले, ये तो मेरा सौभाग्य होता जो मैं माँ जी की सेवा कर पाती, लेकिन दोनों पैरों से लाचार माँ जी को बहुत देखभाल की ज़रूरत होगी। मेरी बेटे की इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा है, ऐसे में घर में तो इस तरह का मरीज हो तो पढ़ाई पर असर आएगा। बेटी की परीक्षा के बाद मैं माँ जी को अपने पास ले जाऊंगी, तब तक तुम दोनों इनकी जिम्मेदारी को उठाओ। रंजना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वह मुंह खोले सुन रही थी। बोली, अच्छा भाभी, फिर इन दोनों ने क्या कहा? रंजना, बड़ी बहू शांति के चुप होते ही मंझली बहू रेखा बोली, आपकी समस्या तो देख रही हूँ भाभी, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो देखिए। दो छोटे छोटे बच्चों के साथ दोनों पैरों से लाचार बुजुर्ग की सेवा कर पाना क्या संभव है? संध्या को ही माँ जी को अपने पास ले जाना चाहिए। इसके बाद ना तो अभी बच्चों की समस्या है और ऊपर से दोनों कमाते हैं तो रुपयों पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी, और फिर कभी कोई ज़रूरत होगी तो हम तो है ही इसकी मदद के लिए। क्या कहती है भाभी आप? बड़ी बहू शांति दर्शनिक अंदाज में बोली। हाँ ठीक है, पर संध्या बोले, इसे क्या कहना है? संध्या मुस्कुराते हुए बोली, कहना क्या है भाभी, मैं अपने पास रखूंगी माँ जी को, उनकी सेवा करूंगी। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी प्रिय बहुओं के इस रूप को देख रही थी, कसमसा रही थी। उसी समय तीनों बेटे डॉक्टर के पास से मेरी छुट्टी करा कर आए। आते ही मंजुला बेटा अमित बोला, क्या गप्पे चल रही है भाई? जवाब बड़ी बहू ने दिया, संध्या चाहती है कि पहले वह माँ जी को अपने पास ले जाए, उनकी सेवा करे, थोड़ा पुण्य कमाए। बड़ा बेटा सुदर्शन बोला, संध्या की भावना की कदर करता हूँ, पर माँ को हमारे घर ही जाना चाहिए, वो वही रह रही थी, उनका सब कुछ वही है। मंजली झट से बोली, ये तो ठीक है भाई साहब, लेकिन संध्या प्रैक्टिकल बात कर रही है। उसका कहना है कि आपके घर में बिटिया की बोर्ड की परीक्षा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अमित झट से बोला, हाँ ये बात तो सही है, तब तक हम ले चलते हैं माँ को अपने घर। संध्या नौकरी करती है, वो कैसे कर पाएगी, और कर भी ले तो दिन भर माँ अकेली रहेंगी। हमारे यहाँ तो बच्चों के बीच में उनका मन लगेगा। बड़ी बहू तुरंत मंजली की मदद में बोली, पर मुझे संध्या की बात ही सही लगती है भैया, वो जानती है घर में कितने काम होते हैं। अंततः वह व्यावहारिक बात कर रही है। उसका कहना है कि 3 छोटे बच्चों के साथ पूरी तरह से लाचार बुजुर्ग की सेवा करना ठीक से संभव नहीं है। अभी वह संभाल देगी, मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं लगता। सुदर्शन ने संध्या से सीधे पूछा, तुम बताओ संध्या, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नजरें झुकाकर छोटी बहू जट से बोली, माँ की सेवा में कैसी परेशानी भैया, मुझे खुशी होगी यदि माँ जी मेरे घर चलेगी तो। अमित गहरी सांस लेकर बोला, तू बहुत भाग्यशाली है छोटे, खूब खुश रहो। संध्या, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, बस अस्पताल से सीधे मुझे संध्या के घर ले आए। मैं बहुत असहज थी, मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मेरा व्यवहार इस बहू के साथ बहुत ही बुरा था और अब मैं उसी पर आश्रित थी। अब
रात तक रहे, खाना पीना खाया और अपने अपने घर चले गए। मैं अपनी उलझनों के साथ नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह मेरी अपेक्षाओं के विपरीत मेरे जीवन में खुशी भी बया लेकर आई। संध्या ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। वह दौड़ दौड़ कर मेरे सारे काम कर रही थी। मुझे मंजन कराना, तेल लगाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, चोटी बनाना जैसे अनेक काम वो बिना शिकन के खुशी खुशी कर रही थी। मैं सोच रही थी कि ये बहू कहाँ से दूसरे जाति की हो सकती है। मेरी सजातीय बहुओं ने ते सास रूपी इस मुसीबत को बेचारी के सिर पर मर दिया था, परंतु थोपी हुई इस मुसीबत को उसने गले लगा लिया था। एक सप्ताह हंसी खुशी बीत गया, पता भी नहीं चला। उसकी छुट्टियां समाप्त हो गईं। उसने मेरी देखभाल के लिए एक लड़की रख ली ताकि जब वह स्कूल जाए तब मैं अकेली ना रहूं। वह सुबह से उठकर मेरे सारे काम अपने हाथों से करती, मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर टीवी चलाकर रिमोट मुझे दे देती। दोपहर में कार चलाकर आती, मुझे खाना खिलाकर बिस्तर पर लिटा देती, फिर खुद स्कूल चली जाती। शाम को आती तो मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर पार्क में सैर कराने ले जाती। रंजना उन्हें टोकती हुई बोली, बड़ी दोनों आती तो होंगी ना एक दूसरे तीसरे दिन, आखिर एक ही शहर में तो तीनों रहते हैं। नहीं रंजना, 10 दिनों तक तो दोनों ने आने का नाम ही नहीं लिया। शायद डर रही थी कि छोटी उन्हें ले जाने को ना कह दे। बेटे दोनों रोज ऑफिस से लौटते हुए आ जाते थे। जब 10 दिन बाद दोनों बहुएं आई तो साथ में समस्याओं का अंबार लेकर आई, ताकि ले जाने जैसी बात कोई कह ही ना पाए। पर इन 10 दिनों में मेरे मन का मैल धुल गया था। छोटी बहू संध्या ने मेरा मन जीत लिया था और उसके साथ किए अपने व्यवहार पर मुझे दिल से पछतावा था। मुझसे पूछा गया होता कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ तो मैं छोटे के घर आने से मना कर देती। आई तो मैं मजबूरी में थी, पर अब मैं सिर्फ उसी के पास रहना चाहती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी उसकी गोद भर दे। रंजना ने छेड़ा, लगता है संध्या ने आप पर जादू कर दिया है। रंजना, जादू तो है, पर ये प्यार का जादू है, सेवा का जादू है। इस घर में जहाँ हम बैठे हैं कितनी यादें जुड़ी है मेरी, पर अब ये अपना सा नहीं लगता। संध्या का घर ही मुझे अपना घर लगता है। रंजना, घर 4 दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है अपने अपनों के प्यार से, अपनेपन की भावना से, अपने मन के एहसास से। आज मैं बड़ी बहू की शादी की सालगिरह मनाने छोटे बेटे बहू के साथ आई हूँ। रात में दावत खाकर अपने घर यानी संध्या के घर वापस चली जाऊंगी, उस पर अपनी ममता लुटाने। उठते हुए रंजना बोली, भाभी, भगवान करे ऐसी पर जाती है या कहूँ तो विजातीय बहू हर घर में आए और सुने मकान को घर बना दे। और रंजना ने हाथ जोड़ा और वह अपने घर चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अनोखी कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।